हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हमारा यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। और यहाँ पे आज हम बात करने जा रहे हैं और स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिकली एक ऐसा सीरीज़ जहाँ पर मैं आपको बायो पढ़ाऊँगा नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। यानी हमारा जो मेन फोकस होगा वो नीट को लेके रहने वाला है। यानी हम नीट के बारे में पूरे ही बायोलॉजी को, चाहे वो क्लास 11th का हो या क्लास 12th का हो, हम पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। आज का जो चैप्टर होने वाला है हमारा, वो चैप्टर होगा आज का हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो कैसा चैप्टर होगा हमारा आज का? चैप्टर होगा हमारा, इस पहले मैं नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। चैप्टर का नाम है हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, अभी की जो नई एनसीईआरटी है उसके अंदर ये चैप्टर डिलीट हो चुका है, लेकिन हमें नीट के पर्सपेक्टिव से हमें ये पढ़ना पड़ेगा। आजकल के बच्चे क्या ही हार्ड वर्क जाने, क्योंकि उनके चैप्टर ही खत्म हो गए हैं। उन्हें तो लगेगा कि हमें कम पढ़ना है, बट ऐसा नहीं है, हमें ये सब कुछ पढ़ना है। बीच में अगर कुछ बैकग्राउंड नॉइस आती है तो आप उसको प्लीज़ इग्नोर करें, क्योंकि मैं इस समय ऐसे समय पे शूट कर रहा हूँ जहाँ पे बच्चे बाहर खेल रहे हैं एक्चुअली। फिर भी हमारा मेन जो मोटिव है वो पढ़ना है, तो हम इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं। बेसिकली ये जो भी आज से जो क्लासेस होंगी वो रेगुलर होंगी, थोड़ी लेंथीएस्ट होंगी, क्योंकि हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो इसलिए आप ज़्यादा हाइपर ना हो, गुस्सा ना हो कि बंदा बोल क्या रहा है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली चैप्टर पे जंप करते हैं। और इस चैप्टर में जो सबसे पहले हम टॉपिक समझेंगे, जो पहला टॉपिक हमें डिस्कस करना है, वो टॉपिक डिस्कस करना है लाइफ स्पैन के बारे में। क्या आप समझेंगे? लाइफ स्पैन के बारे में समझेंगे कि लाइफ स्पैन क्या होता है। बच्चों, आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जिससे कि आपके पास नोट्स अवेलेबल हो। और नहीं तो मैं इसको अपने वेबसाइट पे डाल दूंगा, जहां से आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी कुछ दिए हुए, ना कोई ऐड, ना कोई नंबर। बहुत ज़्यादा अनोइंग होता है, क्योंकि अगर आप दूसरे वेबसाइट्स पे जाते हैं तो काफ़ी अनोइंग हो जाता है, क्योंकि आपको वहाँ पर क्या है, नंबर भरो, ये करो, वो करो, और वो आपको इरिटेट करता है। बट हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, तो डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अदरवाइज आप कहोगे कि यार बंदा तो बात ही कर रहा है। तो सबसे पहले समझेंगे लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है? तो आपको पता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म को अर्थ पे आने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? बर्थ लेना पड़ता है, यानी जन्म लेना होता है। ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म आपको अर्थ पे दिख रहा है वो इसलिए है क्योंकि उसका बर्थ होता है, और एक सर्टेन लाइफ टाइम जीने के बाद या एक सर्टेन टाइम पीरियड जीने के बाद वो क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन यहाँ पे डेथ हम कैसी कंसीडर कर रहे हैं? नेचुरल डेथ कंसीडर कर रहे हैं। डेथ कौन सी होगी हमारी? नेचुरल डेथ होगी। तो लाइफ स्पेन का मतलब क्या होता है? द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ। बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं लाइफ स्पेन। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि नेचुरल डेथ का क्या मतलब है। जनरली जैसे सपोज करो कोई बाहर गया और एक्सीडेंट हो गया, अचानक आपने सुना हो एक्सीडेंट हो जाता है, या कुछ भी ऐसा कोई रीजन होता है जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। ठीक है, बट वो डेथ कैसी होती है? एक्सीडेंटल है, आकस्मिक डेथ है। तो उस आकस्मिक या वो एक्सीडेंटल डेथ को हम नेचुरल डेथ कंसिडर नहीं करते। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि नेचुरल डेथ क्या होता है। तो नेचुरल डेथ का मतलब होता है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म ने अपनी लाइफ का जनरली क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ में 3 फेजेस आते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिज्म ने अपनी लाइफ के 3 फेजेस को जी ली हैं, तो उसको हम उसके बाद अगर वो मरता है तो बोलेंगे कि वो नेचुरल डेथ हो रहा है। तो 3 फेज कौन कौन से आती है? पहला आती है जुवेनाइल फेज। पहला क्या आएगा? पहला है आपका जुवेनाइल फेज, यानी किसी ऑर्गेनिज्म ने अपना जुवेनाइल फेज कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव फेज। फिर क्या आता है आपका? रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड फेज आता है वो आता है आपका सेनेसेंट फेज। उसके बाद आता है आपका सेनेसेंट फेज। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म इन तीनों लाइफ स्टाइल या सिंपल इन तीनों लाइफ के फेजेस को कंप्लीट कर चुका है, उसके बाद उसकी डेथ होती है, तब उस डेथ को हम क्या नाम देंगे? नेचुरल डेथ। तो लाइफ स्पैन को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? सो द टाइम पीरियड between birth to natural death
to natural death is called लाइफ स्पैन। इसको हम क्या बोलेंगे? लाइफ स्पैन बोलेंगे। यानी किसी आदमी के जन्म से लेके उसके नेचुरल डेथ तक के पीरियड का जो टाइम पीरियड होता है, बीच का जो टाइम पीरियड होता है, दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज लाइफ स्पैन। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे वो एग्जाम ओरिएंटेड होंगी, हम पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? आपके एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स पढ़ने वाले। तो लाइफ स्पैन समझ में आ गया। लाइफ स्पैन क्या होता है? बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको हम लाइफ स्पैन बोलते हैं। दूसरी चीज, जो लाइफ स्पैन है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो उसके बॉडी साइज पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो लाइफ स्पैन does not depend on the body size, यानी साइज से लाइफ स्पैन कोरिलेट नहीं करता। ये डिपेंड नहीं करता कि आपका साइज छोटा है, बड़ा है या इक्वल है। तो जनरली क्या है कि जो लाइफ स्पैन है बॉडी के साइज पे आपके डिपेंड नहीं करता। जैसे कि अगर हम बात करें, एग्जाम्पल लेते हैं एलिफेंट की। अगर लेट्स से आप एलिफेंट का एग्जाम्पल ले लें, तो एलिफेंट क्या है? इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म है, तो अगर साइज पे डिपेंड करता तो आपको लगता है ये एनिमल का साइज बड़ा है तो उसका लाइफ स्पैन भी बड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एलिफेंट लगभग 65 to 90 ईयर्स तक ही जी पाता है, मैक्स टू मैक्स 65 to 90 ईयर्स का लाइफ स्पैन होता है। वही अगर हम पैरट की बात करें तो पैरट इसके सामने कितना छोटा होता है, लेकिन पैरट का जो लाइफ स्पैन है वो ऑलमोस्ट 140 ईयर्स तक होता है, ठीक है। वही अगर आप कहीं सोच रहे हो कि एक जैसा दिखने वाले ऑर्गेनिज्म का सेम होता है, तो भी नहीं। जैसे कि हम क्रो की बात करते हैं, तो क्रो ऑलमोस्ट 15 ईयर्स तक ही जी पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन जनरली क्या है? बॉडी साइज पे डिपेंड नहीं करता। ये क्या है? बॉडी साइज पे लाइफ स्पैन डिपेंड नहीं करता। बॉडी साइज कुछ भी हो, लाइफ स्पैन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। एक आपको इसमें एक टर्म और याद रखना है, जैसे कि फ्रूट फ्लाई की बात करते हैं। एक है फ्रूट फ्लाई, या आप ड्रोसोफिला भी नाम जानते हैं इसका। तो ये जो फ्रूट फ्लाई है, ठीक है, इस फ्रूट फ्लाई का जो लाइफ स्पैन होता है वो लगभग 20 से 30 डेज तक का ही हो पाता है, ठीक है। तो ये लाइफ स्पैन आपको यहाँ तक की जो डेफिनेशन है समझ में आनी चाहिए। लाइफ स्पैन क्या है? बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का टाइम पीरियड है। ये बॉडी साइज पे डिपेंड नहीं करता। बॉडी साइज अलग अलग हो सकते हैं, लाइफ स्पैन भी अलग अलग हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज ध्यान रखना है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल नहीं है, ठीक है। नो ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल। कोई भी ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल नहीं होता। इमॉर्टल का मतलब अजर या अमर नहीं होता, ठीक है, सिवाय एक के, एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी हम सिर्फ ऐसा मानते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है सिर्फ वही अमर हैं, अदरवाइज उसके अलावा जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे क्या हैं? नश्वर हैं, मर जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। तो ऐसा क्या होता है कि ये लोग नहीं मरते हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है इनके लिए जो रिप्रोडक्शन है वही ग्रोथ है, ठीक है। यानी रिप्रोडक्शन इज इक्वल्स टू ग्रोथ, ठीक है, यानी या सिंपल सेल डिवीजन। तो इनमें क्या होता है कि पुराने जैसे ही मरते हैं वो डिवाइड करके 2 बना देते हैं, तो वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, तो इसलिए लगता है कि बिल्कुल ये पुराने जैसा ही है, तो ये चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए उनको हम इमॉर्टल मानते हैं। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो पहला टॉपिक था लाइफ स्पैन का। होप यहाँ पे आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मूव करेंगे हम दूसरे टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो जो दूसरा टॉपिक है हमारा, क्योंकि हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं, तो सबसे जो दूसरा टॉपिक होगा हमारा वो क्या है? हमारा रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है ये बताओ बच्चों। रिप्रोडक्शन बेसिकली एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में होता है, नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन नहीं करते। ऐसा नहीं होता कि मेरे पास एक कंप्यूटर है वो रिप्रोडक्शन करके 2 कंप्यूटर बना दे, ऐसे तो मेरे मजे हैं, मैं कंप्यूटर की दुकान खोल लूंगा मैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। सबसे पहली चीजें तो आपको ध्यान रखना है, ये क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस है मींस
कि ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होंगे, लिविंग्स के अंदर ही प्रेजेंट होंगे, नॉन लिविंग्स के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा दिखने वाला दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाता है ताकि वो अपने स्पीसीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन कर सके। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके जरिए एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा दिखने वाला दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाएगा ताकि वो अपने स्पीसीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन कर सके। तो मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूंगा, अगर मुझे इसको डेफिनेशन लिखनी है तो कैसे लिखूंगा, इट इज अ बायोलॉजिकल, it is a biological process in which an organism give rise to offspring। क्या देता है, give rise to offspring, which is similar to itself। मतलब ह्यूमन का बेबी ह्यूमन ही होगा, कभी ह्यूमन का बेबी काऊ या बफलो नहीं हो सकता। ठीक है, गधे बोलते हैं, पेरेंट्स को सुना होगा गधा ही पैदा हो गया, तो गधा इज नॉट लाइक दैट मीन, यानी उसका मतलब वो नहीं है। ठीक है, भले गधे बोलते हैं इन द सेंस ऑफ योर ब्रेन। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्शन कैसा है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लिविंग में होगा, नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन नहीं करता। तो क्या नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन नहीं करता है, ठीक है चलो ये मान लेते हैं, क्या लिविंग में भी कोई इसका एक्सेप्शन होता है? बिल्कुल होता है लिविंग में एक्सेप्शन। जनरली क्या है, सारे लिविंग एक्सेप्ट मतलब रिप्रोडक्शन भी नहीं करते। जैसे कि आपने नाम सुना होगा IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किसको लेने की जरूरत पड़ती है, जो स्टेराइल कपल होते हैं। स्टेराइल कपल क्या है, वो रिप्रोडक्शन से बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से अब उन्हें क्या है, आर्टिफिशियल मेथड्स की रिक्वायरमेंट होती है बेबी प्रोडक्शन करने के लिए। उसके अलावा आपने म्यूल का नाम सुना होगा, वैष्णो देवी अगर आप कभी गए हो तो वहाँ पे म्यूल प्रेजेंट होते हैं, खच्चर होते हैं जो कि हॉर्स और डंकी के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, तो दे आर स्टेराइल, दे कैन नॉट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो क्या है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होने के बाद भी सारे लिविंग के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं बोलते लिविंग का। ठीक है, रिप्रोडक्शन, इस टर्म को आपको याद रखना है, रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है लिविंग का। क्यों? क्योंकि इसके आपको एक्सेप्शंस देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि एक्सेप्शन क्या है आपको देखने को मिल रहा है, अगर मैं एक्सेप्शन की बात करूं तो स्टेराइल कपल है, स्टेराइल कपल, ये स्टेराइल कपल क्या है, रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा, दैट्स व्हाई दे हैव टू डिपेंड ऑन IVF। ठीक है, म्यूल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, लिविंग प्रोसेस है लेकिन ये लिविंग नहीं कर पाते रिप्रोडक्शन, इसलिए इसको हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बोल रहे हैं कि ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन क्यों करता है, तो रिप्रोडक्शन करने के रीजन ये होता है, अब ये कोई ना बोल दे मजा आ जाता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन करने का जो सबसे मेन सेंस होता है, सेंस ये है ताकि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने स्पीसीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन करना चाहता है। लेट्स से कि अगर ह्यूमन ही रिप्रोडक्शन बंद कर देगा तो आज से ऑलमोस्ट मान लीजिए 100 ईयर या 120 ईयर्स बाद क्या होगा, ह्यूमन की पॉपुलेशन अर्थ से ही गायब हो जाएगी, उसकी पॉपुलेशन ही खत्म हो जाएगी, उसकी स्पीशीज ही खत्म हो जाएगी। तो कोई भी चाहता है ना कि अपने मतलब रेस को कंटिन्यू कर सके, अपने स्पीशीज को कंटिन्यू कर सके, तो रिप्रोडक्शन इनेबल्स करता है स्पीशीज की कंटिन्यूटी को। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इट इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको ये ध्यान रखना है कि रिप्रोडक्शन से स्पीसीज की कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है, यानी स्पीसीज कंटिन्यूसली मेंटेन रहते हैं, ये आगे जनरेशन में जनरेशन टू जनरेशन चेंज होते रहते हैं। ठीक है,
तो ये मेन चीज़ें थी रिप्रोडक्शन के बारे में कि बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा दिखने वाला दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाता है। ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता क्योंकि इसके एक्सेप्शन प्रेजेंट है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, ये स्पीसीज की कंटिन्यूटी को इनेबल करता है। ठीक है, अब बात आता है कि रिप्रोडक्शन के टाइप कितने होते हैं। ठीक है, कि कितने तरीके से रिप्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, ठीक है, तो अगर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसको जनरली आपने 9th क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा कि रिप्रोडक्शन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एसेक्सुअल, एक होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और एक हो सकता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सारा का सारा चैप्टर हमारा जो पहला चैप्टर है बहुत बेसिक नॉलेज वाला है। यहाँ पे हम सारी चीज़ों के बारे में ओवरव्यू पढ़ेंगे और इस चैप्टर से एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट बन ही जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक है, अगर इसको आप अच्छे से समझ लेते हैं तो बाकी के जो चैप्टर्स हैं थोड़ा सा उनमें आपको आसानी होती है समझने में। तो रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब जो नेक्स्ट स्लाइड में है, नेक्स्ट स्लाइड में हम डिटेल करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप बताएं। अगर ये बाहर से आपको सराउंड साउंड आ रहा हो बच्चों की तो प्लीज़ इसको आप थोड़ा सा फॉरगेट करें, उसके लिए मुझे माफ़ी भी दें, बिकॉज ये एनवायरनमेंट ही ऐसा है, मैं इसको मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपको समझना है तो समझ में आना चाहिए, आपको आ जाना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट जरूर करके मेरे से पूछिए। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे हम दोनों मोड्स को डिटेल करेंगे। तो जो सबसे पहला जो मोड है वो हमारा क्या है आपका? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल, व्हाट डज इट मीन्स कि एसेक्सुअल? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जहां पर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और सिंगल पेरेंट से ही क्या है, एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे नए ऑफस्प्रिंग को बनाने में। ठीक है, तो एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जहाँ पे क्या होता है, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। ठीक है, इसमें सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर बात करते हैं गैमीट फॉर्मेशन का, तो गैमीट फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, सो गैमीट फॉर्मेशन कैन बी प्रेजेंट और नॉट, यानी गैमीट का फॉर्मेशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट गैमीट का फ्यूजन नहीं होता। ठीक है, ये श्योर है यहाँ पे गैमीट का विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, बट ये चीज आपको श्योर करनी है कि यहाँ पे गैमीट का फ्यूजन नहीं हो सकता, क्योंकि गैमीट का फ्यूजन एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, सो नो फ्यूजन ऑफ गैमीट, ये ध्यान रखना है, नो फ्यूजन ऑफ गैमीट का फ्यूजन नहीं होता, ये ध्यान रखना है। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा। ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन कैन बी प्रेजेंट और नॉट, और नो फ्यूजन ऑफ गैमीट का फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो टोटली आइडेंटिकल होगा अपने पेरेंट का। ठीक है, ऑफस्प्रिंग इज आइडेंटिकल कार्बन कॉपी ऑफ इट्स पेरेंट। ठीक है, कि जो ऑफस्प्रिंग है वो आइडेंटिकल कार्बन कॉपी, यानी बिल्कुल अपने माँ बाप से मिलता जुलता रहेगा, बिल्कुल जरा सा भी चेंज नहीं होगा। अगर ऐसे ऑफस्प्रिंग जो अपने पेरेंट के आइडेंटिकल कार्बन कॉपी होते हैं, यानी उनके अंदर जरा सा भी कोई चेंज नहीं होता, ठीक है, ऐसे आइडेंटिकल कॉपी बच्चों को या ऐसे ऑफस्प्रिंग को हम क्या बोलते हैं? क्लोन्स बोलते हैं। तो क्लोन्स का फॉर्मेशन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और क्लोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि इस पे क्वेश्चन कई बार नीट में बन चुका है। क्लोन्स कैसे होंगे? अगर इसकी मैं प्रॉपर्टी लिखूं तो ये सिंगल पेरेंट होते हैं, सिंगल पेरेंटल या सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, पेरेंट इन्वॉल्व। क्लोन के बनाने में सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्व होता है,
उसके बाद ये कंप्लीट 100% आइडेंटिकल होते हैं, यानी टोटली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट। ये टोटली आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट के। जब टोटली आइडेंटिकल होंगे तो जो क्वेश्चन आया वो इस पॉइंट पे आया है कि जो क्लोन्स होते हैं, क्लोन्स आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल। क्लोन्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट। यानी ये बाहर से देखने में भी और जीनिक लेवल पे भी ये क्या होते हैं, क्लोन्स आइडेंटिकल होते हैं। तो इसमें ये जो टर्म है मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, क्लोन्स का फॉर्मेशन होता है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा इसके अंदर। गैमेट्स का फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होगा। जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो 100% आइडेंटिकल होगा, ठीक है, उनमें जरा सा भी चेंज नहीं होगा। और जो ऑफस्प्रिंग 100% आइडेंटिकल होता है उसको हम बोलते हैं क्लोन्स। क्लोन्स कैसा होगा, सिंगल पेरेंटल होता है, टोटली आइडेंटिकल होगा, ये पेरेंट्स के मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो वो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमें पढ़ना है मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, कौन बताएगा? ऑलमोस्ट ये आप सब पढ़ के आ रहे हैं कि मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा। मोड्स का मतलब है कि किन किन दूसरे जरियों से भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आपने पढ़ा होगा, बाइनरी फिजन होता है, बडिंग होता है, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन हो सकता है, और फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, रीजेनरेशन हो सकता है। ये सारे क्या हैं, मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। तो जनरली जो जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं मोनेरा एंड प्रोटिस्टा की, ठीक है। मोनेरा एंड प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं तो मोनेरा और प्रोटिस्टा के अंदर जनरली क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक सेल दो सेल्स में टूट जाता है। एक सिंगल सेल से क्या है, दो सेल का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। तो जनरली जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बाइनरी फिजन का ही यूज करते हैं, जिसकी वजह से इनको हम इमॉर्टल भी बोलते हैं। और एक चीज ध्यान रखना है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के केस में जो रिप्रोडक्शन है, वो सिनोनिम होता है किसके, सेल डिवीजन के। यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में चाहे आप सेल डिवीजन बोल दो या उसको रिप्रोडक्शन बोल दो, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म, अगर हम बात करते हैं एल्गी और फंजाई, जैसे मान लेते हैं किंगडम एल्गी एंड फंजाई, ठीक है, किंगडम एल्गी एंड फंजाई। अगर हम एल्गी फंजाई की बात करें तो इसके अंदर एक स्पेशल एसेक्सुअल पार्ट बनता है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है। तो स्पेशल एसेक्सुअल स्ट्रक्चर इज फॉर्म। इनके अंदर एक स्पेशल ए स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है जिसका नाम होता है ज़ूस्पोर। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्पेशल एसेक्सुअल जो स्पोर्स बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, उसको ज़ूस्पोर बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक फंजाई है जिसका नाम है पेनिसिलियम, ठीक है। लेट्स से कि ये पेनिसिलियम की बॉडी है, ये कैसी है, पेनिसिलियम एक फंगस होता है, ठीक है, जिससे हमें एक एंटीबायोटिक मिलती है। एक एंटीबायोटिक ये प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है पेनिसिलिन,
ठीक है, ये पेनिसिलिन प्रोड्यूस करता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि एसेक्सुअल स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं कोनिडिया, इसको बोलते हैं कोनिडिया। अब ये जो कोनिडिया है मेन बॉडी से डिटैच हो जाता है और यही कोनिडिया क्या है, एक नया पेनिसिलियम बना देगा। अब एक चीज ध्यान दो कि ये जो कोनिडिया है ये बॉडी के बाहर बनता है, तो कोनिडिया का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसा होगा, एक्सोजीनस। एक्सो का मतलब होता है बाहर, आउटसाइड द बॉडी, तो ये होता है एक्सोजीनस, एक्सोजीनस इन ओरिजिन। तो कोनिडिया का ओरिजिन कैसा होता है, एक्सोजीनस होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्पोर्स का फॉर्मेशन क्या होता है, बॉडी के अंदर होता है, इसलिए स्पोर कैसा होगा, एंडोजीनस होगा। तो पेनिसिलियम के अंदर आपको ध्यान रखना है कोनिडिया होता है। इसी तरीके से एक दूसरा ऑर्गेनिज्म शायद आप जानते हैं, ये पढ़ा है आपने 10th में, दूसरा ये एग्जाम्पल है हाइड्रा का, ठीक है। तो हाइड्रा में क्या होता है, ये इस तरीके का आउटग्रोथ डेवलप हो जाता है, ठीक है। इस आउटग्रोथ को हम बोलते हैं बड, ठीक है। और ये जो बड है यही बॉडी से डिटैच हो जाता है और डिटैच होने के बाद क्या है कि यही एक नया हाइड्रा बना देगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो मैं यहाँ पे पहले कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ तक हो आपको चीज़ें समझ में आ रही हूँ, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स की बात करें, काफ़ी कलर डल हो गया है, मैं कलर थोड़ा चेंज करके थोड़ा सा वाइब्रेंट कलर ले लेता हूँ। तो अगर प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। प्लांट के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब कि यहाँ पे जो नए सेल्स का या नए प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है वो सोमैटिक सेल्स या वेजिटेटिव सेल्स से मिलके बनता है, ठीक है। तो जिन पार्ट से नए प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, उनको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव, इसको बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, इसको बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स क्या करते हैं, यही न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, इसके डिफरेंट एग्जांपल्स आपको ध्यान रखना है। जैसे कुछ प्लांट्स की बात करता हूं मैं, जैसे कि पोटैटो की बात करें तो पोटैटो में आपने देखा होगा घरों में कि अगर पोटैटो कुछ समय तक के लिए छोड़ दे तो यहाँ पे इस तरीके के छोटे छोटे स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं, इनको हम बोलते हैं आई, ठीक है। अब यही आई क्या करते हैं, इसको काट के जमीन में गाड़ दो तो एक नया पोटैटो बन के तैयार है। तो पोटैटो में वेजिटेटिव पार्ट क्या होते हैं, आई होता है, तो आईज ऑफ पोटैटो। तो इन आईज की वजह से ही नए पोटैटोज का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, तो ये ध्यान रखना है। पोटैटोज में आई। अगर हम जिंजर की बात करें तो जिंजर में राइजोम होता है। राइजोम का मतलब क्या होता है, राइजोम बेसिकली एक मॉडिफाइड स्टेम होता है जहाँ पे इंटरनोड्स की जो डिस्टेंस होती है कम हो जाती है, इसकी वजह से नोड्स काफ़ी क्लोज आते हैं। तो राइजोम इन जिंजर, जिंजर में क्या होगा, राइजोम वाले पार्ट से हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं बल्बिल। ये बल्बिल स्ट्रक्चर किस में होता है, अगेवी में होता है, अगेवी में बल्बिल होगा। ब्रायोफिलम की बात करें तो उसके अंदर लीफ बर्ड्स होते हैं। लीफ बर्ड्स किस में होंगे, ब्रायोफिलम में होंगे। ये सभी हम बात कर रहे हैं प्लांट्स के अंदर, ब्रायोफिलम हो गया, ठीक है। उसके अलावा एक अगर हम बात करें ऑफसेट की, इतना पढ़ते पढ़ते ऑफसेट हो गए होगा ना आप लोग, एकदम उदास हो गए कि पढ़ा क्या रहा है बंदा। तो यार ये अच्छा ही पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कमेंट जरूर कर दें। अगर ये सारे पॉइंट जितने भी हम बात कर रहे हैं ना, ये सारे के सारे नीट ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं, इसको आप मिस नहीं कर सकते। अगर ऑफसेट की बात करें तो ऑफसेट किस में होगा, वाटर हायासिंथ, वाटर हायासिंथ, या जिसको आप प्यार से बोलते हैं इकॉर्निया, इसको आप प्यार से क्या बोलते हो, इकॉर्निया, या इसको आपने पढ़ा होगा कि इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका है प्लांट्स के अंदर। थोड़ा सा टेरर ऑफ बंगाल के बारे में थोड़ी कहानी सुन लेते हैं। तो बात है वाटर हायासिंथ की, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, वाटर हायासिंथ। तो ये जो वाटर हायासिंथ है जिसको आप प्यार से इकॉर्निया भी बोलते हो, इसको प्यार से क्या बोल रहे हो, इकॉर्निया आप बोल रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, इंडिया की नेटिव स्पीसीज नहीं है, नॉट नेटिव स्पीसीज
स्पीसीज ऑफ इंडिया। ये इंडिया की नेटिव स्पीसीज नहीं है, नेटिव या इंडिजिनस नहीं है, इसको बाहर से हमने मंगवाया था, बाहर से एक्सपोर्ट किया था हमने बाहर से, ठीक है। तो नॉट इंडिजिनस इसको हम लेके क्यों आए थे, बिकॉज ऑफ इसके फ्लावर का कलर बहुत अच्छा था, पर्पल कलर का फ्लावर था, और जो लीव्स थे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्विस्टेड थे, तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। इवन ये अमेजोन पे आपको मिल जाएगा, अमेजोन से ख़रीदना है तो आप खरीद सकते हो वाटर हायासिंथ के नाम से। तो इंडिया की नेटिव स्पीसीज़ नहीं है, इसको हमने बाहर से इम्पोर्ट करवाया था, सॉरी, जहाँ से जब इसको हमने इम्पोर्ट करवाया था तो यहाँ पे क्या होगा कि जब इसको हमने ग्रो करवाया तो ये क्या है, स्टेगनेंट वाटर में ग्रो करता है, ठीक है। सो ग्रोज इन स्टेगनेंट वाटर, स्टेगनेंट वाटर में ये ग्रो करता है। स्टेगनेंट वाटर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पानी जो रुका हुआ है, जो जिसके अंदर पानी का मूवमेंट नहीं हो, जैसे तालाब वालाब है जहाँ पे पानी रुक जाता है, ठीक है। तो अब वहीं पर ये ग्रो करता है। अब जब ये ग्रो करता है तो ये क्या करता है, पानी का सारा ऑक्सीजन खींच लेता है, तो रिड्यूसेस द O2 लेवल, पानी का जो O2 लेवल है वो रिड्यूस कर देता है, जिससे कि पानी के अंदर जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं वो सारे मरने लग जाएंगे। तो जब पानी का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं कि BOD हाई हो चुका है। BOD हाई का मतलब क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी ऑक्सीजन लेवल जब कम होता है तो BOD हाई हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हुआ था, बंगाल के अंदर बहुत सारे फमाइन आ गया था, लिविंग क्रिएचर मर गए थे। जो राइस है उसकी जो जितने भी खेती थी वो सब नष्ट हो गई थी बिकॉज ऑफ दिस, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मरे थे। इसलिए इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। ये आपको ध्यान रखना है, इसको क्या बोलेंगे, टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक आपको बहुत अच्छा सा की पॉइंट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। और ये जो की पॉइंट है इसको आपको याद रखना है। ये की पॉइंट क्या है कि अगर हम किसी हाइड्रोफाइट्स की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोफाइट्स की। हाइड्रोफाइट्स का मतलब होता है एक ऐसा प्लांट जो पानी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हाइड्रोफाइट्स में क्या होते हैं, उनके जो बर्ड्स होते हैं फ्लैशी हो जाते हैं, ठीक है। बर्ड्स बिकम फ्लैशी, ठीक है। और इस फ्लैशी बर्ड्स को हम बोलते हैं टुरियन। ये आपको याद रखना है, ये की पॉइंट आपको मैं दे रहा हूं यहाँ पे। इस फ्लैशी बर्ड को हम क्या नाम देते हैं, टुरियन नाम देते हैं, ठीक है। तो ये टुरियन का भी यूज किया जाएगा। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर और भी दूसरे एग्जाम्पल्स हैं। प्लांट्स के अंदर क्या होता है, स्टेम मॉडिफिकेशन, ये तो अभी हम इतना तो बात ही कर रहे थे। इसके अलावा क्या है, प्लांट के अंदर स्टेम मॉडिफिकेशन हो जाता है। स्टेम मॉडिफिकेशन हो जाता है। इस स्टेम के मॉडिफिकेशन से कुछ नए नए स्ट्रक्चर बनते हैं जिनको हम बोलते हैं राइजोम हो गया, रनर हो गया, स्टोलन हो गया, सकर हो गया। उसके बाद सकर के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑफसेट हो सकता है, ऑफसेट हो गया। तो ये क्या है, प्लांट के स्टेम मॉडिफिकेशन, राइजोम, रनर, स्टोलन, सकर, ऑफसेट। ये यहाँ पे जाने के बाद पता नहीं क्या हो रहा है कि लाइन सीधी सीधी खिंच जा रही है। इसको इरेज करता हूँ मैं, इरेज करूँगा तो सारा ही मिट जाएगा। आपको इतना समझ में आना चाहिए, आ रहा होगा कि राइजोम है, ये रनर है, स्टोलन है, सकर है, ऑफसेट है। राइजोम का एग्जाम्पल अभी हमने लिखा था, जिंजर होता है, ठीक है। रनर किस पे, आप सुबह सुबह किस पे डॉक्टर आपको बोलता है भागने के लिए, घास पे, तो साइनोडॉन डेक्टाइलॉन, जिसको हम धूप ग्रास बोलते हैं। स्टोलन के अंदर आपका आ जाएगा स्ट्रॉबेरीज का एग्जाम्पल आ जाएगा। शक्कर का एग्जाम्पल मिंट आ सकता है, ठीक है। ऑफसेट का भी हमने पढ़ा, इकॉर्निया या वाटर हायासिंथ इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सारा का सारा जो हमने अभी तक पढ़ा, ये सारा का सारा किसका एग्जाम्पल है, ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो आज की क्लास हम सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक ही कंप्लीट करेंगे,
इसी तरीके से अब ये मैं क्या है सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इससे क्या है पूरे नीट के आपको फ्री लेक्चर्स मैं प्रोवाइड करूंगा। थ्रू आउट द ईयर हम पढ़ेंगे पूरा नीट को अच्छे से एकदम बायो का, क्योंकि अगर बायो में आप 350 प्लस लेके आते हैं तो सिलेक्शन श्योर हो जाता है आपका। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन, थैंक यू।